यही सिखाऊंगा मैं आपको कि अगर मैंने आपसे कुछ बोला और मैंने वो पूरा नहीं किया तो क्या आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं। इसी में सीखेंगे हम कि वो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं कि अगर आपसे मैंने बोली हैं और पूरी नहीं की तो क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। तो अब यही पढ़ेंगे इसमें कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आई। तो ओरली भी अगर किसी ने कुछ बोला है और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो आपने पूरा नहीं किया तो आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। विटनेस की भी जरूरत नहीं। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें बताया जाएगा जो मैंने ध्यान रखा था आपको बोलते समय कि वो सारी चीजें पूरी हो जाए तो आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। समझ में आया। तो कितने एक्ट्स हैं हमारे पूरे सिलेबस में। पांच। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट। खास बात देखो इसका क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो आप अभी पढ़ेंगे, तो जो आपका बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर का जो पेपर होगा सेम सिलेबस, अलग नहीं है कुछ भी, मतलब उल्टा इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, ये भी आपके बीकॉम के सिलेबस में है, ये भी आपके बीकॉम के सिलेबस में है, और ये आपके पहले तो बीकॉम के सिलेबस में आएगा कंपनीज एक्ट, किसमें, फाइनल ईयर में। फिर उसके बाद प्लस ये सी इंटर के अंदर भी है। तो आपने कभी ऐसा सुना है कि एक तीर से कितने निशाने लग गए, तो अभी काउंट नहीं कर पाओगे कि कितने लग गए। पॉइंट आया समझ में। फिर अब लॉ है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे जो सबकी नॉलेज है वो बराबर है। जैसे अकाउंट्स पहले आप पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पहले आप पढ़ चुके हैं, किसी को ज्यादा आती है किसी को कम आती है, लॉ बिल्कुल सब जीरो से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पार्ट्स में पढ़ते हैं ये देखो। लॉ के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तीन पार्ट हैं पहले इसके। पहले आप इसमें कंसेप्ट समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है, फिर आपको उसके एग्जाम्पल आने चाहिए, फिर तीसरा है आपकी राइटिंग स्किल। बताओ एग्जाम में किससे मार्क्स मिलेंगे। आपको क्या आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या एग्जाम्पल बना पा रहे हो या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एग्जाम में आप क्या लिख के आओगे उससे लेना देना है। समझ में आया। लेकिन क्या लिख के आओगे किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जाम्पल और कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं या नहीं। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है। अब लॉ को शुरू करने से पहले मैंने आपसे ये बोला कि मान लीजिए आपने कहा था कि बोलते समय मैंने बोला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, यही तो कह रहे हो आप, क्योंकि मैंने ये चीज लिखी नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि दोनों व्यक्ति में से किसी ने कुछ नहीं बोला फिर भी केस कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय ना मैंने कुछ बोला ना जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसने कुछ बोला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया और केस भी कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है। कैसे, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे रिक्शे में जाना है, मेट्रो जाना है, मेट्रो। ठीक है, कितने पैसे लगते हैं मेट्रो में, मेट्रो रिक्शे से मेट्रो स्टेशन तक जाने के 10 रुपए लगते हैं। तो कई बार तो कुछ रिक्शे वाले बड़े एक्साइटेड होते हैं, वो चिल्लाते चिल्लाते बोलते हैं मेट्रो मेट्रो मेट्रो। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो शांत खड़ा है, आप गए उसके अंदर और अंदर जाके बैठ गए, उसने भी कुछ नहीं बोला, रिक्शा था, चल दिया और आपको उतार दिया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा होता है। एक तो चिल्लाते रहते हैं, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक सवारी उल्टा बैठी हुई थी उसके अंदर, एक ही जगह थी, बस वो चुपचाप खड़ा, आप बैठे और वो चल दिया। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन पे उतरे फिर आप उसे समझाने लगे, देखो हमने लॉ पढ़ी, आप मेरे से पैसे नहीं मांग सकते। कारण, क्या आपने कोई ऑफर किया मुझे, नहीं। क्या मैंने कोई एक्सेप्टेंस दी, तो फिर किस बात के पैसे, तुम तो खाली खड़े। तो मैंने कब बोला कि तुम मुझे कहां लेके चलो, ये तो तुम खुद लाए। पॉइंट आया समझ में। और दूसरी चीज, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे वापस छोड़ दो। भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी किसी एक्टिविटी से मैंने एडवांटेज ले लिया है तो तुम मुझे वापस छोड़ दो, मैं तो दोबारा आ जाऊंगा। मुझे तो उल्टा आना भी नहीं था, वो तो तुम खाली खड़े थे, मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा के मैं उस पर बैठ गया कि तुम पता नहीं क्यों खड़े हो, तुम मेरे आने से तुम चल दिए। तो क्या आप केस करके पैसा ले सकते हैं। आंसर इज यस। क्या रिक्शे वाले ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, लेकिन फिर भी एक्टिविटी हो गई। समझ में आया। तो ये तो आप चीज छोड़ ही दीजिए कि ओरल बोला है नहीं, हम तो कह रहे बिना बोले भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लिखित तो बहुत दूर की बात। और कोई केस ऐसा हो सकता है, देखो मेट्रो में, मेट्रो में ऐसा हो सकता है कि मेट्रो आई और आप, लेकिन उसमें बस प्रॉब्लम ये है कि आप ऑलरेडी पहले वो एंटर करके जाते हैं। लेकिन डीटीसी बस में ऐसा हो सकता है। डीटीसी बस आई, बस चल रही थी, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, जैसे मान लीजिए रौनक है,
तो बहुत परेशानी के साथ ये यहाँ तक पहुंचा है आज। तो ये बाहर खड़ा होके हंस रहा था, तो बस वाले ने देखा और इसको बस रोक ली और ये चढ़ गया, आगे जाके स्टेशन पे ही उतर गया। क्या आपके और बस वाले के बीच में कोई बातचीत हुई? क्या उसने बोला रौनक जी आप मेरे साथ चलना चाहेंगे क्या? नहीं। क्या आपने बोला कि आपकी बस बहुत अच्छी है, मैं जाना चाहूंगा, क्या रेट है? क्या कोई प्राइस भी तय हुआ? लेकिन क्या फिर भी पैसे देने पड़ेंगे? आंसर इज यस। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यस। अब हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तो हम इसके रीजंस बताएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कैसे हुआ, उसके रीजन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अभी तो हम जनरल कंसेप्ट समझ रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बिना लिखे और बिना बोले भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसी। यस, वो हमने देख लिया है। और कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें हम कुछ ना बोले और हो जाए कॉन्ट्रैक्ट? शू पॉलिश के केस में देखो, शू पॉलिश वाले बैठे हैं आराम से, आपने गए, आपने अपना पैर आगे कर दिया, जूता दिखा दिया और उसने पॉलिश कर दी। आपके बाद में ये बोल सकते हैं मैंने कुछ बोला क्या? मेरा पैर है, मैं कहीं भी रखूं, तुम मना कर दो तुम्हें दिक्कत है तो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट के करने के लिए डेफिनेशन पढ़िए पहले, क्या लिखा हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके कुछ सेक्शंस है। जब भी हम लॉ में सेक्शंस पढ़ते हैं तो आपको क्लास में याद कराए जाएंगे जो आपकी आंसर है। जैसे ऐसे होता है कई बार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कि हमने पढ़ा तो बहुत था, लिखा तो बहुत था, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए। ऐसा होता है कि हमने लिखा तो था, पूरा भर भी दिया था, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए। तो उसकी दो तीन चीजें होती हैं। पहला, कीवर्ड आपको लिखना आना चाहिए कि ये जो आंसर है, इस पूरे आंसर के कीवर्ड्स कौन से हैं, ये पता होना चाहिए आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन से सेक्शन में ये चीज लिखी है। हालांकि फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बच्चे से कि उसे सारे सेक्शंस लर्न होंगे, लेकिन आपको कराए जाएंगे क्लास में सारे A to Z। मतलब आप भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूलोगे। पॉइंट आया समझ में? तो जो सेक्शन होता है वो आपके आंसर का थोड़ा सा वजन बढ़ा देता है, क्वालिटी बढ़ा देता है। तो फिर इन केस आपने एक दो वर्ड्स ऊपर नीचे कर भी दिए तब भी आपके मार्क्स पूरे आएंगे। समझ में आया? जैसे आज मैं 5 सेक्शन याद कराऊंगा तो आप 5 याद करके जाएंगे, ठीक है? तो हम पहले डेफिनेशन पार्ट पे आए। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 का मतलब इस, अरे नाला, इस ईयर में आया था ये पहली बार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो फ्रेम किया गया था वो इस ईयर में किया गया। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 सुना है आपने? कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। तो 56 में पहली बार आया और अब चेंज कर दिया गया, 2013 में चेंजेस लाए गए। ऐसे आया समझ? ऐसे जीएसटी सुना है आपने? जीएसटी का एक्ट पता है एंट्रीज में कभी आया हो? सीजीएसटी एक्ट 2017। तो कौन से ईयर में आया? 2007। तो किसी भी एक्ट के सामने ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो इस ईयर में या तो आया है या वो चेंज हुआ है। पॉइंट आया समझ में? तो पहले हम किस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं सिर्फ, और हो सकता है इसकी मीनिंग पढ़ने में आज की पूरी क्लास चली जाए हमारी, क्योंकि सारी चीजें हम केस कर सकते हैं यानी इस चीज पे आगे डिपेंड करेंगे। तो पहले पता चले कॉन्ट्रैक्ट बना है यानी, ठीक है? पढ़ो पहले डेफिनेशन। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2, और जो ब्रैकेट होता है इसे बोलते हैं सब सेक्शन। सेक्शन 2 सब सेक्शन H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताता है, ठीक है? तो अब डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। इस टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं है, मेन वर्ड क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें दो तीन वर्ड्स आए। पहला क्या आया? एग्रीमेंट। दूसरा क्या आया? एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल का मतलब ये होता है कि आप केस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो एक वर्ड मीनिंग वाला लास्ट पेज निकालिए कॉपी के अंदर, और जो जो मैं वर्ड्स बताऊं उसकी मीनिंग लिखते जाएंगे आप कि लॉ में इसका क्या मतलब है। जल्दी से वर्ड लिखिए। एनफोर्सेबिलिटी, ये एनफोर्सेबल, जल्दी जल्दी वर्ड लिखिए एनफोर्सेबल। जो भी मैं आपसे बोल रहा था कि जो रिक्शे वाला है वो केस कर सकता है नहीं कर सकता, शू पॉलिश वाला कर सकता है नहीं कर सकता, इन सब का मतलब क्या है? एनफोर्सेबल। कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये एनफोर्सेबल था? तो आंसर इज यस, एनफोर्सेबल था। लिखिए एनफोर्सेबल वर्ड का मतलब है केस कर सकते हैं, हिंदी में लिखना है आपको, केस कर सकते हैं या नहीं। हाँ, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है ना वो। हाँ, वी कैन सी और नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? SUE। SUE, इसका मतलब यही होता है केस कर सकते हैं या नहीं। लिख लो उसको भी ब्रैकेट में, स्यू।
लिख लिया आपने? तो इसमें दो कीवर्ड आए। पहला कीवर्ड है एग्रीमेंट क्या होता है, और दूसरा वर्ड हमें समझना है इन्फोर्सेबल होगा या नहीं। तो दो चीजें समझनी है। अब एग्रीमेंट क्या होता है जरा इसे समझो। अगर मान लीजिए दो पार्टी हैं, तो एक पहले ऑफर होगा कि वो क्या बेचना और खरीदना चाहते हैं, और दूसरी पार्टी उसका क्या देगी, एक्सेप्टेंस। जब ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। और ये चीज ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। कहीं लॉ में कंपल्शन नहीं है कि रिटर्न ही होना जरूरी है, एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इमूवेबल प्रॉपर्टी समझते हो? लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपकी कैसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वर्ड से नहीं सेल की जा सकती। आपका फोन क्या वर्ड से सेल किया जा सकता है? आंसर इज यस। कभी आपने पुराना फोन बेचा या खरीदा हो तो कोई एग्रीमेंट किया था आज तक? नहीं। पॉइंट आया समझ में? तो बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी ओरल भी हो सकते हैं। तो दो चीजें हैं, एक हमारे पास पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऑफर। हमने लिखा ऑफर फॉर सेल ऑफ मोबाइल, अपना मोबाइल बेचना चाहते हैं और 5,000 रुपए में बेचना चाहते हैं। तो ये जो इसके माइंड में है, ये जो बात बोल रहा है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। तो जो ए है वो ऑफर कर रहा है या एक्सेप्टेंस? ऑफर। ए ऑफर कर रहा है, और बी क्या कर रहा है? अगर बी इसको बोल दे कि यस मैं आपका फोन खरीदना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी मिल जाए आपको और एक्सेप्टेंस भी मिल जाए आपको, तो आपका क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। भाई एक पार्टी कुछ सेल करने के लिए तैयार हो और एक पार्टी कुछ परचेज करने के लिए तैयार हो, दोनों आपस में एग्री कर ले, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। अब एक ऑफर हो और एक एक्सेप्टेंस हो, क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा या एक वर्ड और था? एक वर्ड और था, क्या, एनफोर्सेबल। इसका मतलब एनफोर्सेबल भी होना जरूरी है। खाली ऑफर और एक्सेप्टेंस से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए हर्ष कह रहा था, ये हर्ष है, नहीं, एक मिनट, ये हर्ष है, और हर्ष ने कहा कि मैंने इसको प्रॉमिस किया था क्लास 12th में कि ये अच्छे नंबर लाएगा तो मैं इसको चॉकलेट दूंगा। तो इस बात को इसने सीरियस लेके फुल मार्क्स ले आया, मतलब एक भी नंबर नहीं कटवाया, 40 में से 40 ले आया। क्या मुझे इसे फिर चॉकलेट देनी चाहिए थी? ये इंसानियत कहती है, लेकिन लॉ नहीं। मैंने जो भी प्रॉमिस किया था वो लॉ के हिसाब से किया था या इंसानियत के हिसाब से? मेरे माइंड में तो लॉ था। मैंने कहा तुम लेके तो आओ, अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या ही कर लोगे तुम। पॉइंट आया समझ में? तो जब मैंने इसको ऑफर दिया था कि आप अच्छा स्कोर करिए, ऑफर किस चीज का था, स्कोर करने का, कि आप अच्छा स्कोर करिए आपको चॉकलेट दी जाएगी। इस बात को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि एक भी नंबर नहीं कटवाया, कि मैं कोई मौका ना छोड़ूं कि चॉकलेट मेरी कैंसिल हो जाए। तो मैंने ऑफर दिया था और इसने एक्सेप्टेंस दी और इस काम को कर भी लिया, तो क्या एग्रीमेंट बन गया है? बताइए जरा फटाफट से। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तो क्या एग्रीमेंट बन चुका है? आंसर इज यस। क्या चीज नहीं है इसके अंदर, एनफोर्सेबल। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या मैं बोल दूं हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन पाया था? नहीं। सिर्फ क्या बन पाया था, एग्रीमेंट। और आगे वो इन्फोर्सेबल नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। एग्रीमेंट तो था, लेकिन क्या नहीं बन पाया, कॉन्ट्रैक्ट। और केस तब कर पाओगे जब वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले मीनिंग समझ में आई अब आपको? ये डेफिनेशन क्या बनाई है, एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। कौन सा वाला एग्रीमेंट? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। दूसरा, तो मैंने इस बात को ढकने के लिए मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चॉकलेट तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें डिनर कराऊं। हाँ हाँ, मुझे लगता है पीछे पीछे तुम भी आ ही जाओगे। तो मैंने ऑफर दिया था कि आप मेरे घर आइए और मैं आपको डिनर कराऊंगा। उल्टा इसी ने मुझे ऑफर दे दिया, कह रहा बदला तो मैं लूंगा। ये कह रहा है कि सर आपने तो कुछ खिलाया नहीं। हाँ, लेकिन आपकी वजह से मेरे नंबर आए हैं थोड़े बहुत, उसमें आपका भी योगदान था, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि शाम को आना मेरे घर पे, तो आपको पनीर की सब्जी, और क्या है, हाँ, नान। हाँ, कह रहा जो भी लिखना है लिख लो, दूंगा तो मैं हूँ ही। हाँ, आखिर में तो धोखा ही मिलेगा। धोखा भी है, लेकिन इसने छुपा लिया साइड में, पीछे था कहीं धोखा। इसने मुझे बाहर से ये चीजें दिखाई कि सर आओ आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो इसने सारी चीजें बनाई मुझे दिखाने के लिए कि मैं बुलाऊंगा, इनको दिखाऊंगा कि देखो ये रहा, और दूंगा नहीं। मजा तो तभी आएगा।
भाई बुलाया मैंने और काव नहीं बना, वो अलग चीज है। टेबल पे रखूंगा और बोलूंगा तुम्हें नहीं दूंगा, मैं खुद खाऊंगा, चाहे मैं फेंक दूं। पॉइंट आया समझ में? लेकिन मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई साहब तुम बना के रखो, और जब तक तुम मुझे क्या नहीं भेजोगे, स्नैप, जिसमें टाइम डेट और अभी का ताजा होना चाहिए। अगर स्नैप मिली तो मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तो इसने मुझे स्नैप भेजी कि सब कुछ बना है। आई बात समझ में? मैं फिर भी नहीं गया। तो क्या ये मेरे ऊपर केस कर सकता है? ऑफर था, यस, इसने कहा था डिनर का ऑफर था, क्या मैंने एक्सेप्ट किया था? यस, मैंने एक्सेप्ट किया था, हाँ मैं आपके घर आऊंगा। क्या ये एग्रीमेंट बन चुका है? यस। लेकिन क्या केस कर सकते हैं? रीजन, एनफोर्सिबिलिटी नहीं। क्या मेरी बात समझ गए आप? जब मैं आपसे रिक्शे वाले का एग्जांपल दे रहा हूं, तो पहले तो हम बस ये सोच रहे थे केस कर पाएंगे या नहीं। अब आप रीजन बताएंगे कि केस कर पाएंगे, रीजन बीइंग ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी थी। वो ऑफर एक्सेप्टेंस कैसी थी? बोल के नहीं थी, कंडक्ट से थी। रिक्शे वाले का वहां पर खड़ा होना, वो क्या था? ऑफर। बोल के नहीं, इंप्लाइड था। मेरा उसके रिक्शे में बैठ जाना, वो क्या था? एक्सेप्टेंस। और वो जो काम है वो पैसे के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए उसमें क्या थी? एनफोर्सेबिलिटी। पॉइंट आया समझ में? तो अब आप जवाब तो देंगे केस कर पाएंगे, लेकिन लॉजिक के साथ। पॉइंट आया समझ? पक्का? तो क्या ये अब केस कर पाएंगे? नो। तो पहले वाले एग्जांपल में भी केस नहीं कर पाए, उसका रीजन क्या था? इसमें क्या नहीं थी? एनफोर्सिबिलिटी नहीं। सेम इज दिस केस। क्या ये एग्रीमेंट है? पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ये एग्रीमेंट है? आंसर इज यस, एग्रीमेंट तो है। क्या नहीं है इसके अंदर? एनफोर्सिबिलिटी नहीं। इतनी आई बात समझ में? ठीक। तो तीसरे वाले केस में हर्ष ने कहा कि कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। ऐसे तो बात नहीं बनी। तो पहले इसने अपने बाल बड़े बड़े करा लिए, फिर इसने कहा कि सर मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, चलो। गाड़ी तैयार है, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हें पहली बार गाड़ी में बिठा के घुमाऊंगा मैं। यही बात समझ में? अब सुनो जरा ध्यान से। और ये ले भी गया, इसका इंसानियत जाग गई, इसलिए इसने कहा बैठो। आगे क्या करूंगा वो एक अलग बात है, पहले तुम बैठ जाओ, चलते हैं। तो सामने एक रेड लाइट आई। उस रेड लाइट पे एक व्यक्ति आया और शीशा साफ करने लगा। इसे देख के हर्ष बड़ा खुश हुआ, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि खुद तो साफ करता नहीं है, तो वो साफ करने लगा। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, वो हर्ष के पास आया कि पैसे। तो बताओ हर्ष क्या बोलेगा? भाई मेरे से पूछा तुमने? क्या मेरे से पूछा तुमने तुम्हारे घर? और पहली चीज तो ये भी तो पूछते कि मैं इंटरेस्टेड हूं या साफ कर, मुझे तो गंदी अच्छी लग रही थी। और एट लास्ट कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा उससे? भाई गंदी कर दे दोबारा। पॉइंट आया समझ में? आया नहीं? तो बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं? ये बताओ बस। पहले बताओ एग्रीमेंट है या नहीं? नहीं है। देखो, उसका रेड लाइट पर खड़े होना और मेरा रेड लाइट पे आके कार को रोकना और उसका वहां पर कपड़ा लेके खड़े होना एक ऑफर था। मुझे कराना है या नहीं किस चीज पे डिपेंड करेगा? जब वो मेरे यहां पर आ गया, काम करने लगा, अगर मैंने उसे अलाउ किया वो काम करने देने के लिए, तो ये मेरी साइड से एक्सेप्टेंस थी। अगर मैंने अलाउ किया उस चीज को होने देने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। लॉ मानता है इस चीज को। पर ऐसा ही होता है जनरली। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे और कोई साफ करने आए, तो आप मना ही करेंगे ना उसको, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। आपने अगर उसको अलाउ कर दिया तो लॉ बोलता है कि आपने एक्सेप्टेंस दी है, तो एग्रीमेंट तो है। फिर दूसरी चीज क्या है? ये पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है काम? आंसर इज यस। ऐसा तो नहीं कि ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारी हॉबी है, या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पनिशमेंट दी है, जाओ 4 गाड़ी साफ करके आओ। ऐसा तो नहीं है। ये काम क्या पैसे कमाने के लिए ही किया जाता है? आंसर इज यस। तो क्या ये इन्फोर्सिबल भी है? यस। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एग्रीमेंट भी है और इन्फोर्सिबिलिटी भी। ये हमारी एक्सेप्टेंस है। अगर हम उसे क्या नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, तो ये किसकी एक्सेप्टेंस है? हमारी एक्सेप्टेंस है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब काम करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। बोल नहीं रहे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का?
क्या ये जो भी चीजें, एक और एग्जांपल बताओ जहां पर ऐसा कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि जो भी एग्जांपल है कि आपके आसपास ये सारी चीजें होती हैं, यस, तो लॉ का मतलब है आपके आसपास हो रहा है। अब बस आपको लॉजिक पता चलेगा, एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा और रीजन पता चलेगा कि क्या रीजन था इसका। तो बताओ और क्या पॉइंट हो सकता है। और किस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई पार्टी कुछ बोल ही नहीं रही है, ना ऑफर दे रही है ना एक्सेप्टेंस दे रही है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट भी हो और पैसे भी रिकवर कर सकते हैं। हाँ जी। रेस्टोरेंट में, हाँ बताओ आगे। देखो ऑर्डर दिया में क्या क्लियर वर्ड्स आ गए हैं? हमने क्लियर वर्ड्स आ गए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो ये आपसे मंगा रहे हैं इसके पैसे भी देंगे। मैंने कब बोला? क्या ऐसा रेस्टोरेंट में बोलते हैं हम कि जो हम मंगा रहे हैं उसके पैसे भी देंगे? ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब जब हम ऑर्डर दे रहे हैं उसका मतलब यही है कि हम पैसे देना चाहते हैं। उसमें तो वर्ड्स आ गए। मैं कह रहा हूँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ऑर्डर के टाइम पे तो हम बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए, ये दे दो, तो उसमें वर्ड्स आ गए। हाँ, ये भी है, ये भी है। अगर मान लीजिए कल को आप होमवर्क करके नहीं लाए तो आप क्या बोलेंगे? हमने बोला था होमवर्क देने के लिए, हमने एक्सेप्ट ही नहीं करा आपका होमवर्क। फिर मैं बोलूंगा कि जब मैं होमवर्क दे रहा था तब आपने मना नहीं किया। तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। एनफोर्सेबिलिटी भी है सर, ये काम पैसे के लिए ही किया जा रहा है। आप मेरे मौसी के लड़के थोड़ी ना है जो यहाँ बैठेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरी बात समझिए। तो कॉमर्शियल, इसे बोलते हैं कॉमर्शियलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पैसे कमाने का मतलब वो कॉमर्शियल नेचर का है। क्या डिनर पे बुलाना किसी को कॉमर्शियल नेचर है? नहीं है। तो एनफोर्सेबिलिटी कब आएगी? जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? कॉमर्शियल एंगल होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। बताओ भाई, कोई दिमाग लगाओ। कोई एक और ऐसी चीज, और पक्का पक्का आपके आसपास ही हो चुका है। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पे एक आते हैं पर्सन, उनका नाम है, क्या नाम है उनका? पता नहीं। सुखराम। क्या नाम है उनका? सुखराम। सुखराम जी रोज पानी देने आते हैं। तो मैंने तो एक ही बार बोला था, अब वो तो रोज दे के जा रहे हैं। तो क्या मैं लास्ट में बोल दूं कि भाई साहब तुम पूरे महीने पूरे साल पानी भर के गए, तुम पैसे लेने आए हो, मेरे से पूछा क्या तुमने मुझे चाहिए या नहीं? वो कहता सर अगर पानी नहीं होता तो बच्चे पानी कहाँ से पीते? मैंने कहा घर से लाते। तुम पहले मुझसे तो पूछ लेते। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। रीजन, मैंने उसे मना नहीं किया, इसका मतलब क्या है? मेरी ये एक्सेप्टेंस है। और क्या ये चीज पैसे कमाने के लिए की जा रही है? आंसर इज यस। तो आपके आसपास ही सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो एक एग्जांपल हो गया हमारा सुखराम जी का, पानी वाले। इसमें कोई वर्ड्स नहीं है। मैं उनसे डेली डेली कुछ नहीं बोलता कि आज पानी कैसा लगाया है, क्या रेट चल रहा है, कुछ नहीं। वो आके लगा के चले जाते हैं, बात खत्म। कुछ नहीं तय किया हमने। वेंडिंग मशीन, उसके अंदर क्या होता है? जो वेंडिंग मशीन्स होती है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह रखे होते हैं, क्या मैं उससे बोलता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, तुम्हें पैसे भी दूंगा? पर्सन तो होता ही नहीं है वहां पे, तो किससे बोलेंगे? कुछ भी नहीं। तो हमारी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है वो कि हम वहां पे पैसे डालेंगे और वो आ जाएगा। यही तो है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये, पहले पैसे चले जाते हैं तो फिर मांगेंगे। वेरी गुड। गाड़ी पे और दुकान पे भी होता है। सुबह सुबह जो भी लोग शॉप खोलते हैं तो कई लोग आते हैं जो नींबू मिर्ची लेके आते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरी शॉप है और कोई नींबू मिर्ची लेके आया है और वो लगा के चला गया है, तो मैं तो सोचूंगा भाई इतने कम में तो हो सकता है सैंपल बांट रहे हो तुम। मुझे तो पता ही नहीं था ये नजर के लिए होता है। मैंने तो नींबू पानी तैयार, मीठा पानी भी कर लिया, इसमें नींबू डालूंगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? क्या वो कुछ बोलता है आपसे? नहीं, क्योंकि इनका रेट ऑलमोस्ट फिक्स होता है। वो लगा के चला जाएगा और हो सकता है हर दिन लगा के चला जाए। ऐसा भी होता है कुछ लोग फूल लाते हैं पूजा के लिए, फूल यूज करते हैं। वो डेली लाते हैं क्या? आंसर इज यस। क्या पैसे देने पड़ते हैं? यस। क्या डेली कन्वर्सेशन करते हैं उनसे? नो। इसका मतलब न्यूज़पेपर में भी यही होता है, वो डेली डाल के चला है। तुम तो मुझे लगा बैट बॉल खेल रहे हो तुम नीचे से फेंकोगे, हम कैच कर लेंगे। पैसे की तो कभी बात हुई नहीं। और अगर पिछले महीने मैंने आपसे बात की थी तो इस महीने कब की? चलो पिछले महीने के पैसे ले लो। इस महीने के क्यों दूं? मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। इसका मतलब अगर कोई काम आप होने दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? उसको अलाउ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आप बाद में पैसे दो। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल तो मिल गए मुझे, तो बाकी के बच्चे भी थे। गलत दो लेकिन एग्जाम्पल दो कि आप क्या, आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है।
हाँ, वेरी गुड। तुम ही दोगे एग्जाम्पल, क्योंकि घर पे तुम ही रहते हो ज्यादा। कुछ साधु अगर गाना गाते आते हैं तो आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स ने हमें शुरू से सिखाया गेट बंद करो, गेट बंद करो। इसका मतलब वो लॉ पढ़ चुके हैं कि आप उन्हें कहीं से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मत दे देना। अगर तुमने गेट खोले रखे और वो आके डांस करने लगे और गाना गा और तुम देख रहे हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, बढ़िया लग रहा है और करो, क्योंकि पैसे भी देने पड़ेंगे। आंसर इज यस। यही बात समझ में आई? रौनक तो सांप का खेल देखता था और एंड में बाहर चला जाता था कि कहीं वो उसे पैसे ना देने पड़ जाए। क्या ये बात सही है? नहीं तो इसका मतलब लॉ जो है हमारे पेरेंट्स बहुत पहले से जानते हैं और हमें सिखाया था कि गेट बंद रखना, खोलना मत इसको जब तक ये यहाँ तक रहे। क्या ऐसा होता है? आंसर इज यस। क्या वो हमें लीगली इश्यू कर सकते? वो नहीं कर सकते। हालांकि जो साधु वाले एग्जाम्पल में एनफोर्सेबिलिटी नहीं, वो कानून के पास नहीं जा सकते कि सर हमने इन्हें कुछ गीत वीत सुनाया और थोड़ा डांस भी करके दिखाया, जीवन के बारे में बताया, कुछ दुआएं भी दी और अब पैसे नहीं दे रहे हैं। आगे बात समझ में? तो हम कहेंगे भाई साहब थोड़ा डांस तुम हमसे भी देख लो, थोड़ा जीवन का ज्ञान हम भी दे देंगे और दुआओं को किसमें कम कन्वर्ट कर दो, बस दुआ मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे मत मांगो। मॉल में क्या? हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमें पैसे भी देना, हम तो ले लिया। ले लिया, लेकिन क्या पैसे देने पड़ेंगे? ये मॉल वालों का मॉल ओपन करके रखना वो क्या है? इम्प्लाइड ऑफर। और मेरा वहां पर जाके सामान उठाना वो क्या है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। पॉइंट आया समझ में? पक्का? और कोई? एटीएम में भी ऐसा ही होता है, एटीएम मशीन से आप पैसे निकालते हैं, वो उसमें भी ऐसा ही है। इसके अलावा कहीं आसपास ढूंढो। अगर मैं बताता चला जाऊंगा तो फिर आपके खत्म होते चले जाएंगे। जैसे मैं एक कुली का एग्जांपल देता हूँ आपको। ट्रेन से आप आए, आपका सामान है, कुली ने आपका सामान उठाया और सर पे रख के चल दिया, आप उसके पीछे पीछे चल दिए और खुश होके जा रहे हैं। बताओ क्यों? भारी सामान था, मुझे परेशानी आती है। बेचारा उठा रहा था, उठाने तो हो सकता है उसका शौक हो। नहीं, ये जिम वाले ने बोला हो भाई साहब हैवी उठाना है तुम्हें, तो वो उठा रहा है। कुछ भी हो सकता है। कैसे पॉसिबल है? आंसर इज नो। इसका मतलब उसका आपका सामान उठाना ये क्या है? ऑफर। और आपको अपना सामान उठाने देना ये क्या है? एक्सेप्टेंस। क्या इसमें कॉमर्शियल नेचर है? पैसे के लिए किया जा रहा है? यस। तो क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे? यस। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो पहली चीज तो हम कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो हमारे माइंड में है कि जब तक लिखा नहीं गया होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। जैसे आपने पहली बात क्या कही कि कहीं लिखित में तो था ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कौन से एंगल से बच जाऊंगा चॉकलेट से? इनफोर्सेबल नहीं है। अरे ना, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, पर्सनली मतलब ले लेना। क्या ये सेक्शन डेफिनेशन समझ में आया? सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन एच क्या कहता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कौन? क्या ये बात समझ में आई? तो एक वर्ड लिखते हैं, मुझे बताना ये सही है नहीं। मैं एक लाइन लिख रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात सही है? उल्टा नहीं कर दूं इसको? कैसे? इन्फोर्सेबल वर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं। इसमें क्या लिखा गया है? पहली चीज क्या लिख रहे हैं? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो क्या ऐसा जरूरी है? आंसर इज नो। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक। अब मैंने इसके एग्जाम्पल से एक चीज पूछी आपसे, बताओ इसका मतलब स्कोप किसका ज्यादा है, एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का? एग्रीमेंट का। चलो, मैंने कहा 10th और 12th दो क्लास के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। दोनों में से ये चिन 2 है, ये चिन 1 है। बताओ दोनों में से किसका भविष्य ज्यादा स्कोप है? 12th क्लास जो पास हो चुका है उसके पास ज्यादा स्कोप है या 10th वाले के पास? बताओ। 10th वाले के पास ज्यादा स्कोप। मतलब तुमने अपना स्कोप कम कर लिया 12th में आके। वेरी गुड। जो 10th में है या जो 10th पास कर रहा है वो कुछ भी बन सकता है। मतलब वो इंजीनियर भी बन सकता है,
वो कॉमर्स में भी आ सकता है, वो आर्ट्स में जाके कुछ ना करे, आईपीएस आईएएस बने, जो उसकी मर्जी वो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे स्कोप हमने क्या कर लिया, हमने एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर ली है, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही एग्रीमेंट से बोला गया कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कौन है? एक क्लास 10th का स्टूडेंट। ये आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी बन सकता। अगर ये इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब जरूरत किसको है? एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को? कॉन्ट्रैक्ट को जरूरत है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट को जरूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। पॉइंट आया समझ में? फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मान लीजिए कोई बच्चा, मुझे ऐसा पता चला 3-4 क्लास के बाद कि वो ढंग से पढ़ नहीं रहा है जैसे मैं चाहता, तो मैंने उसकी सुपारी ले ली या दे दी किसी को कि इसे थोड़ा सा अच्छे से समझाओ, जो हम यहाँ रह के नहीं समझा सकते। कुछ कुछ बाउंडेशंस है ना हमारे, तो वो उस तरीके से हम नहीं समझा सकते, तो मैंने इसकी सुपारी दे दी, सुपारी भाई को ही। ऐसे कुछ लोग होते हैं। अब टीका भी लगाते हैं। हाँ, तो मैंने उसे 500 रुपए की सुपारी दी कि मैंने कहा जैसे ही बच्चा बाहर निकले इसे ढंग से समझा दो, पढ़ क्यों नहीं रहा वरना मेरी तरह बन जाएगा। तो उसे समझाना है। इसने समझा दिया जैसे समझाना था। अभी मेरे पास आया पैसे लेने और मैं मना कर रहा हूं कि नहीं दे रहा। बताओ ये मुझसे लीगली क्लेम कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता। मैंने बोला था, मैंने सुपारी दी थी कि भाई साहब इस काम को करो, उसने ये काम किया, अब वो पैसे लेने आया है और मैं मना कर रहा हूं कि पैसे। कहाँ जा रहे हो तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी में? कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है। अभी मन कराता हूँ, रुको। कर सकता है? नहीं कर सकता। बस कर सकता है या नहीं, बस इतना। 50-50 का आंसर थोड़ी ना होता है, या तो कर सकता है या नहीं कर सकता। एक चीज बताओ। एमसीक्यू में भी एक ही लगाते हो ना। हाँ, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एग्रीमेंट तो है लेकिन इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ है? ऑफर एक्सेप्टेंस तो है लेकिन तुम सुपारी दे रहे हो। भाई साहब कानून में लॉ ही पढ़ रहे हो ना तुम, लॉ में ही मना है ये चीज। अब ये मत कहना कि इसका भविष्य सुधर जाएगा इससे, इसलिए ये अच्छी चीज है। पॉइंट आया तुम्हें? तो ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, लेकिन क्या नहीं थी? एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। तुम कहोगे कमर्शियल एंगल तो है, पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन लीगल नहीं है। अपने तरीके से। तुम्हें मेरी साइड रहना है। वो तरीके से तो चलो वसूल लेगा, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? केस कर सकता है या नहीं, बस। वसूल तो ये भी लेगा चॉकलेट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लॉ के हिसाब से, कि लॉ के हिसाब से कर सकते हो या नहीं। क्या ये बात समझ में आई? अब लॉ के हिसाब से तो दोनों ही बदलेंगे, बदला लेंगे मेरे से, ये भी लेगा। और हो सकता है मैंने 500 दिए थे, ये 1000 दे दे, कि जिसने तुझे समझाने के लिए भेजा है जरा एक बार ऐसे ही उसको भी समझा दियो। तो वो तो अलग बात है। हम क्या बात करें कि केस कर सकते हैं यानी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो हम आ गए वापस। ये पूरी डेफिनेशन है और इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी आपके सामने एग्जांपल लिखा होगा तो आप बता देंगे? ठीक। ये हस्बैंड है और ये वाइफ। तय हुआ कि आज तुम जल्दी आओगे और बाहर से खाना लेके आओगे। इनसे पूछा कि क्या तुम ऐसा करोगे? अब क्योंकि ये ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो इसने क्या बोला होगा? यस। यस, ऐसा मैं करूंगा और बाहर से खाना लेके आऊंगा। अब प्रॉब्लम ये आई, क्या एग्रीमेंट बन चुका है? यस, एग्रीमेंट तो बन चुका है। अगर ये नहीं आ पाया और ज्यादा लेट हो गया, खाने की बात भी भूल गया,
तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम किसके हिसाब से जवाब दे रहे हैं? लॉ। घर गृहस्थी के हिसाब से जवाब नहीं देना आपको, किसके हिसाब से जवाब देना है? लॉ के हिसाब से। लॉ के हिसाब से क्या हो? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट है और एनफोर्स। फिजिकली उसके साथ क्या होगा हम क्यों बताएं? वो बेलन खाए चमचा खाए, उससे हमें क्या लेना देना? हम लॉ के हिसाब से जवाब देंगे और जवाब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रीजन भी इसमें क्या नहीं है? एनफोर्सिबिलिटी नहीं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। अब प्रॉब्लम ये आई कि अगर ये नहीं है तो इन्हें इन एग्रीमेंट्स को कुछ नाम तो दो। जैसे आपने जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सिबल होते हैं उसे आपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख दिया, तो जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सिबल नहीं है उन्हें कुछ नाम तो रखो। तो उन्होंने बोला कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट आपके घर के अंदर होंगे, फैमिली मेंबर्स के अंदर होंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। क्या ये बात समझ में आई? और जो भी एग्रीमेंट्स आपके पड़ोसियों के साथ होते हैं या आपके सोशल सर्कल में होते हैं, वो सारे होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स। जैसे आपका और मेरा डिनर एग्रीमेंट था, वो डोमेस्टिक नहीं था क्योंकि हम एक घर से बिलोंग नहीं करते। वो कैसा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट। तो अगर लड़ाई घर में हो रही है तो वो कैसी लड़ाई है? डोमेस्टिक वायलेंस। सुना है आपने? और अगर आसपास में लड़ाई हो रही है, जैसे ये दंगा करके आए हैं, सिर फुड़वा के आए हैं, तुम भी थे ना उसमें? पॉइंट आया समझ में? तो अब हम बताएंगे क्वेश्चन में एग्जाम। अब मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं जिसमें आप वो केस नहीं कर सकते, जैसे 40 आउट ऑफ 40 वाला एग्जाम्पल था, ये कैसा एग्रीमेंट है? ये सोशल एग्रीमेंट। क्या ये बात समझ में आई? तो अब हम ये भी बता देंगे इन्फोर्सेबल है या नहीं, और ये भी बताएंगे ये क्या है। या तो सोशल होगा या डोमेस्टिक। सोशल कब होगा? एक ही घर में। जैसे मान लीजिए आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ने आपसे बोला है कि आप सीए फाउंडेशन में हो, एक ही बार में क्रैक करना, तो तुम्हें आईफोन 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स दिलाएंगे, लेकिन एक ही बार में होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से, और मार्क्स 250 प्लस आने चाहिए। ये दो कंडीशन रख दी उन्होंने कि अगर आप एक तो पास हो जाएंगे एक ही बार में, और दूसरी चीज मार्क्स कितने से ज्यादा आएंगे? 250 प्लस, या फिर हर एक सब्जेक्ट में 60 प्लस, जिसे एग्जामेशन बोलते हैं। आगे बात, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको आईफोन जब तक तो शायद 14 आ जाएगा, नहीं भी है तो 13 प्रो में, जो भी अभी तक अभी सबसे महंगा चल रहा है वो मिलेगा। पॉइंट आया समझ में? तो आपने पूरी मेहनत की पर आपके मार्क्स आए मान लीजिए 350 320, कुछ भी मार्क्स आए, मतलब 250 से ज्यादा आए, हर एक सब्जेक्ट में 60 प्लस आए, तो क्या अब आप उनसे लीगली क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? रीजन, पहली बात आप ये बताएंगे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो ये लॉ का आंसर हो गया। और दूसरी बात क्या है? क्या है ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले सिर्फ यस और नो पता होना चाहिए, और अब रीजन पता होना चाहिए। इतनी आई बात समझ में? ठीक। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने कहा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंस होते हैं। उससे पहले एग्रीमेंट को बनने के लिए कितनी चीजें चाहिए? दो। कौन कौन से? ऑफर भी चाहिए और एक्सेप्टेंस भी चाहिए। ऑफर हो जाएगा प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट के बाद क्या चाहिए? एनफोर्समेंट। तो इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी बीच में आई, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑफर के बारे में। तो मैं पहले सेक्शन लिख दूं कि इसके सेक्शन कौन कौन से हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है सेक्शन याद करना, ऐसा कभी कभी होता है कि सेक्शन याद करने हैं क्या, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या सेक्शन याद करने जरूरी है, क्या हम करें? तो ना तो याद करने जरूरी है और ना हमें जबरदस्ती करने, ऑटोमेटिक याद होंगे। कैसे देना, ध्यान से देखो। मैंने लिखा सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, ये है ऑफर का सेक्शन। तो बताओ एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या होगा? वेरी, तो मैंने तो तुम्हें याद भी नहीं कराया तब भी तुम्हें याद है। ये किसका है? एक्सेप्टेंस। जो हम आपस में तय करते हैं अमाउंट, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। जो भी हम आपस में अमाउंट तय करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंसिडर। कि बदले में तुम क्या दो। जैसे मैंने कहा मैं अपना फोन 1000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो मेरे लिए कंसिडरेशन 1000 रुपए है और आपके लिए कंसिडरेशन फोन है, मतलब बदले में क्या मिलेगा? तो बताओ उसका सेक्शन क्या रहेगा? लेकिन जैसे ही आपको लगेगा सी है, ऐसे ही सेक्शन चेंज हो जाएगा। उतना भी आसान नहीं है, याद करना पड़ेगा। तो ये क्या है? कंसिडरेशन। फिर हमने एक सेक्शन और पढ़ा अभी, सबसे पहले कौन सा सेक्शन था वो? एच, सेक्शन 2
सब सेक्शन एच, इसमें क्या पढ़ा हमने? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। तो पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये दो चीजें आती हैं। अब हम इन दोनों चीजों पे वापस जा रहे हैं कि पूरी चीजें ऑफर के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ क्या होती हैं। आज बस हम ऑफर ही पढ़ेंगे। डेफिनेशन लिखी हुई है ऑफर की बहुत बड़ी सी, लेकिन आज याद नहीं करेंगे, इसको कल याद करेंगे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में नॉर्मल चीजें कि क्या समझ आता है और क्या नहीं। अगर कोई आप ऑफर कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी को ऑफर दिया, उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अब वो केस करना चाहता है, अगर आपके ऑफर में कोई भी जो इनमें से पॉइंट्स लिखा हुआ है अगर वो मिसिंग हुआ, तो वो एनफोर्सेबल होने के बावजूद भी, एक्सेप्टेंस सही होने के बावजूद भी आपको केस नहीं कर पाएंगे आप। इसका मतलब जब भी कभी भी आप ऑफर देंगे तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप इसके खिलाफ केस कर सके, इस कॉन्ट्रैक्ट पे स्यू कर सके। क्या ये बात समझ में आई? तो पहला क्या है? इट मस्ट बी क्लियर, सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग्यू। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं और उसके नीचे एग्जांपल। क्लियर का मतलब क्या होता है जरा देखिए। जैसे मैंने कहा मेरे पास दो कार हैं, उनमें से मैं एक बेचना चाहता हूं 20,000 रुपए में, तो क्या आप खरीदेंगे? तो की बात है, दो में से एक कार बेचना चाहता हूँ, कोई भी कार होगी, 20,000 से तो ज्यादा की होगी। लो 10,000 कर दिया मैंने, तुम 20,000 में भी डाउट में चले गए नाले। 10,000, ये वो देखो अभी तो तैयार भी है, घर पे फोन बता रहा है पैसे लाने के लिए। 10,000 रुपए की कार बेचना चाहता हूं मैं, तो आप तैयार हैं कि हाँ 10,000 रुपए में तुम कोई भी कार खरीद लेंगे। पॉइंट आया समझ में? तो मैंने कहा ठीक है। तो आपने 10,000 में मेरे से, मैंने क्या ऑफर किया है आपको? यस। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 10,000। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। क्या यहां पर ऑफर है? यस। क्या एक्सेप्टेंस भी है? ठीक। तो जैसे ही आप आए मेरे पास तो मैंने आपके कहा, मैंने कहा आप चले जाइए, गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। तो मैंने इनके घर गाड़ी दे दी। तो ये कुछ नाराज होके आए मेरे पास, मान लीजिए हर्षी था, ये नाराज होके आया मेरे पास कि कह रहा सर ये कोई मतलब, ये कोई बात है? मतलब हम आपसे कुछ कह नहीं रहे, तो मतलब कुछ भी। इसका मतलब क्या है? मैंने इसको कार दी थी अपनी, जो मैं कालका जी से दिलाई थी पेरेंट्स ने, जिसे मैं पीछे करूं तो वो आगे भी जाती है अपने आप। ऑटोमेटिक कार थी कि मैं अगर ऐसे पीछे करूं तो वो आगे भागती। ऑटोमेटिक का मतलब तो यही होता है भाई, जैसे मैंने कहा ड्राइवरलेस, तुम्हें चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज थी, क्या प्रॉब्लम थी? इसमें ऑफर जो था कि किस चीज का था, वो क्या था? क्लियर नहीं था। वेग्यू इन्फॉर्मेशन थी। वेग्यू का मतलब जो क्लियर नहीं होती उसे बोलते हैं वेग्यू। क्या ये बात समझ में? तो ऑफर में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज आप बेच रहे हैं। पहले ये चीज समझ में, मैंने कहा चलो ठीक है, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगली कार का। अगर मैंने बोला कि चलो नॉर्मल वाली कार आप ले लेना, मैं उसे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपको दे दूंगा, 1.5 से 2 लाख में दे दूंगा। कार ठीक है अब, कार ठीक है। अब 1.5 से 2 लाख में बेच दूंगा। अब आपने कहा ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपने इसके लिए एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने बाद में आपको कार देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्या आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? क्या आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? आंसर इज नो। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। और एग्रीमेंट में क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो मैंने कहा पहले ऑफर पे आ जाओ। क्या ऑफर क्लियर था कि कौन सी कार? मैंने कहा हाँ कार तो मैंने बता दी थी आपको, ये वाली कार। क्या क्लियर नहीं था? अमाउंट। 1.5 से 2 लाख क्या एक अमाउंट होती है क्या? नहीं। 1.5 से 2 लाख में तो कितने सारे फिगर्स आते हैं, तो क्या अमाउंट सर्टेन थी? नहीं थी। तो जो ऑब्जेक्ट आप सेल कर रहे हो वो भी सर्टेन होना चाहिए, और जो अमाउंट है वो भी सर्टेन होना चाहिए। तब जाके आप बोलेंगे कि एक ऑफर सही ऑफर है और उसके ऑफर के ऊपर आप केस कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आया? कौन सा पॉइंट था ये? पहला पॉइंट पढ़ो पूरी लाइन दोबारा। इट मस्ट, सॉरी मैंने सेकंड पॉइंट बता दिया, सेकंड पॉइंट पढ़ो दोबारा। डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? वेग्यू। वेग्यू वर्ड का मतलब लिख लीजिए, विच इज नॉट क्लियर।
वर्ड मीनिंग लिखते समय, चाहे मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ या हिंदी में, कभी परहेज ना करें, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ में उस वर्ड का क्या मतलब है वो लिख रहे हैं आप। ये नहीं कि नहीं जी हमारी इंग्लिश तो अच्छी है, क्यों लिखवा रहे हो ऐसा। लॉ में क्या मीनिंग है, उसकी क्या सेंस है उसका, ठीक है। पहले मैंने सेकंड पॉइंट बताया आपको, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब ऑफरी वर्ड आ गया तो इसमें उसका मतलब मुझे अब पार्टीज के नाम बताने पड़ेंगे। जो पर्सन ऑफर देता है उसे क्या बोलेंगे, ऑफरर या ऑफरी। ऑफर। जैसे जो ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर। और जिसे देता है वो कौन सा होता है, ट्रांसफरी। ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, ऑफरर। और जो जिसको ऑफर कर रहा है वो ऑफरी। ड्रॉर और ड्रॉई, बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ऑफर किसको कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, बताना जरा। कम्युनिकेट का मतलब बता देना। कौन बताएगा, किसको बताएगा, ऑफरर बताएगा। किसको बताएगा, ऑफरी को। तो सुनो क्या लिखा हुआ, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि ऑफरर आएगा या नहीं, नहीं। ऑफर कौन कर रहा है, ऑफरर। तो किसको कम्युनिकेट करेगा। ऐसी सेम लाइन एक्सेप्टेंस में भी होगी। उस लाइन का मतलब क्या होगा, बताओ क्या लिखा होगा उसमें, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। क्योंकि वो क्या पढ़ रहे होंगे उस टाइम हम वहां पर, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरी बताता है, किसको बताता है, ऑफरर। ऑफरी एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरी बताता है, किसको, ऑफरर को, कि हाँ हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब समझिए। जो हम लॉ अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको क्या समझ में आ जाए, कंसेप्ट। फिर आपको एग्जाम्पल बनाने समझ में आने चाहिए, फिर हम आएंगे किस पे, राइटिंग स्किल। तो पहली स्टेज में क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट पूरा, कि वो समझ में आना चाहिए कि कह क्या रहा है। राइटिंग स्किल बाद में। आई बात समझ में। तो देखो मैंने लिखा है यहां पर, जैसे मैंने कहा, मैं सच में ही सोच रहा हूं अपना फोन बेच दूं और नया फोन ले लूं। कितने का प्राइस रखना चाहिए मुझे बताओ। मेरा फोन है, बढ़िया फोन है। कितना टाइम हो गया है, दो दो 3 साल हो गए हैं। आज तक कभी खराब नहीं हुआ। हाँ जी। जब लिया था मैंने तब 42 का था ये। तो आज कितने में बेच दूं, 13 14। तो 13 रुपए में बेच दूं, 1000। अच्छा 13,000 में। तो मुझे अपना फोन 13,000 में बेच देना चाहिए। मैंने कहा 13,000 सबके लिए, लेकिन मेरा कोई स्टूडेंट खरीदेगा तो मैं उसे 3,000 में दे दूंगा। क्या ये बात समझ में, अरे रुक सुनो सुनो। तो ये बात सुन के वंदना जो है मन ही मन खुश हो गई। क्यों, क्योंकि उन्हें फोन की जरूरत भी थी, और इतने पैसे में शायद पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये मन ही मन खुश हो गई, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इन्होंने यहां पर कुछ बोला नहीं, ध्यान से समझना। ये खुश होके यहां से चले गए, और मन ही मन में रात को जब लेट रहे थे तब भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि फोन खरीदेंगे। लेकिन मुझे बोला नहीं इन्होंने कि मैं खरीदना चाहता हूं। तो क्या ये एक्सेप्टेंस मान लूं मैं, नहीं। तो क्या इन्होंने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की मुझे, नो। तो अगर मुझे ऑफर का एग्जाम्पल बनाना है तो कौन मन ही मन में सोच रहा होगा, ऑफरर। मैंने कहा आपने मुझे बोला कि 13,000 में बिक जाना चाहिए, तो मैं मन ही मन मैं खुश हो गया कि मेरा फोन कितने का चला जाएगा। और मैंने आपसे कुछ बोला नहीं। इसके बाद मैं घर चला गया, अगले दिन मैं आके कह रहा हूं आपसे 13,000 लाई हो क्या, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं। मैंने कहा, कल तो तुमने बोला था 13,000 में बेच दो। तो क्या आपका ये कहना कि 13,000 में बेच दो ऑफर होता है क्या। ऑफर कौन करता है, जिसका सामान होता है। और वो कौन होता है, ऑफरर। और वो ऑफर में मन ही मन सोचूं या आपको बताऊं। मैंने तो हिसाब किताब लगा लेता। मैंने कहा कल शाम को 13,000 रुपए आ जाएंगे, 3,000 रुपए का खर्च कर दूंगा, मैं बाहर जाऊंगा घूमने, 10,000 रुपए का अगले फोन में एक्सचेंज में डाल दूंगा। सारा प्लानिंग कर ली मैंने। लेकिन अगले दिन आके क्या पता चला, मेरे स्टूडेंट मुझे लॉ पढ़ा रहे हैं। द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू अस।
आपने बोला कब आप बेचना चाह रहे हो? क्या मेरा बोलना फाइनली जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। दूसरी चीज, मैंने एग्जाम्पल को चेंज कर दिया। मैंने कहा ये सारा हमारा डिस्कशन हुआ, एक बच्चा गया घर पे, पूरी रात लड़ाई की उसने घर वालों से 3,000 रुपए लेने के लिए। पूरी रात लड़ता रहा, खाना नहीं खाया, सुबह भी खाना रो के भी दिखाया थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब बहुत गलत है। तो कुछ भी करके उसने पड़ोसी तक को रो के दिखा दिया कि सुन लो देखो क्या हो रहा है। तो इस प्रेशर में आके पेरेंट्स ने 3,000 रुपए दे दिए, लेकिन मैंने आके यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा तुमसे किसने कहा कि मैं फोन बेच, ये तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि कितने में बेच दूं बताओ। ये कब बोला मैंने फाइनली कि हाँ मैं 3,000 में बेच दूंगा? हमारा तो डिस्कशन चल रहा था 13,000, 10,000, 12,000, 5,000, 3,000 कितने में बेचना चाहिए। तो हम बस डिस्कस करके और यहाँ से चले गए। आगे बात समझ में? तो अब जो बंधन है वो कह रही सर ऐसा मत बोलो। एक तो पहले ही बहुत लड़ाई हो चुकी है, बहुत कलेश हो चुका है, और अब मैं अगर ये 3,000 रुपए वापस लेके जाऊं तो शायद उसी पड़ोसी के सामने ही पीटेंगे मुझे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? तो मैं कौन सा लॉजिक दूंगा आप बताओ? द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द, किसको? ऑफर। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बहुत जरूरी है कि जिसको ऑफर कर रहे हो उसको पता तो होना चाहिए कि आप क्या सामान बेचना चाहते हो और कितने में। पहली चीज क्या है, पहला वाला पॉइंट क्लियर है? इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था, क्या ऑब्जेक्ट क्लियर था कौन सा फोन बेचना चाहते हैं? यस। प्राइस क्लियर था? यस। तो पहले वाली कंडीशन तो पूरी कर दी थी उसने, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं था? कम्युनिकेशन नहीं। क्या ये दोनों चीजें होना जरूरी है? यस। क्या पॉइंट समझ में आया? पक्का? ठीक। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट, इट मे बी। इसका मतलब क्या है जरा समझो। वंदना को उदास देखते हुए मैंने कहा कि मैं अपना फोन 3,000 रुपए में फाइनली बेच दूं। लेकिन ये इस बात को सुन के और ज्यादा उदास हो गई। कह रही सर अब तो मैं पिट के भी आ गई, और आगे 1 साल तक घर से तो मुझे पैसे मिलने वाले नहीं है, तो अब तो आप रहने ही दो। लेकिन इस बात को सुन के और बच्चे बहुत खुश हो गए। कह रहे थे ना तो अभी तक हम पिट के आए हैं घर पे, और ना ही हमने मांगा है। तो ये सभी बच्चे खुश हो गए। कौन है ये पता नहीं, लेकिन सब खुश हो गए। अब लेकिन मैंने कहा मेरा फोन है, तो बेचने पे क्या मैं कोई कंडीशन भी लगा सकता हूं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यस। तो मैंने कहा मैं बेचूंगा तभी जो बच्चा आएगा और उल्टा होके मुझे डांस करके दिखाएगा, सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे करके बेचूंगा मैं तभी। तो क्या मैं ऐसी कंडीशन लगा सकता हूं? यस। मेरे अगर गुड्स हैं तो मैं कैसी भी कंडीशन लगा सकता हूं। क्या मैं ये भी कंडीशन लगा सकता हूं कि मैं बेचूंगा तब जब आप मुझे अपना पुराना फोन देंगे? 3,000 में भी बेचूंगा, लेकिन मुझे 3,000 के साथ साथ आपका पुराना फोन भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कुछ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपका फोन होना चाहिए जो आप लेटेस्ट अभी यूज कर रहे थे, वो फोन प्लस 3,000 तब दूंगा। क्या मैं ऐसी कंडीशन लगा सकता हूं? आंसर इज यस। जो ऑफरर है वो कैसी भी कंडीशन लगा सकता है। क्या ये बात समझ? तो मैंने कहा अब मैं उसको दूंगा जो किसी का मर्डर करके आएगा। तो क्या ये कोई कंडीशन हुई नहीं? यानी कि जो भी कंडीशन होगी वो कैसी होनी चाहिए? लीगली होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए और पॉसिबल होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? जैसे एक कार की कंपनी हम अपने एग्जाम्पल में ले नहीं सकते क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। वो गाड़ी तब बेचते हैं अगर आप उनके पास, मान लीजिए उनकी कोई गाड़ी है 80 लाख रुपए की, और आप 80 लाख रुपए लेके चलेंगे तो आप खरीद नहीं पाएंगे। रोल्स रॉयस नाम सुना? चल रहा है रोल्स रॉयस, आपने नाम सुना है? जनरली कंपनी क्या प्रैक्टिस फॉलो करती थी वो, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको देंगे नहीं कि आप लेके चलेंगे ये लो भाई साहब 80 लाख रुपए गाड़ी दो, नहीं देंगे। और अगर रोल्स रॉयस गाड़ी उसको मिलेगी जिसका, ऐसा नहीं कि रातों रात अमीर बन गए और पैसे आकर रोल्स रॉयस दे दिए, जैसे रातों रात अमीर बन गए ऐसे रातों रात गरीब भी हो जाओगे। तो जिसके पास रोल्स रॉयस होगी उसका कोई मंथली या कोई सोसाइटी में स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए ऐसा जिससे ऐसे ना लगे कि किसी के भी पास रोल्स रॉयस है। जैसे ऑडी अगर आप खरीदने जाए तो क्या आपको मिल जाएगी? आंसर इज यस। बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी? यस। आपने अपने आसपास सबसे कम गाड़ी किसकी देखी होगी? रोल्स रॉयस। क्या ये बात समझ में आई? तो कुछ समय पहले तक ये प्रैक्टिस फॉलो करते थे कि जिसके पास अगर ऐसा बैंक बैलेंस स्टेटस, ये सारी चीजें होंगी तभी वो देंगे इसको। क्या वो ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं? क्या वो ऐसी कंडीशन लगा सकते? आंसर इज यस। उनका प्रोडक्ट है, वो कैसी भी कंडीशन लगा सकते। पॉइंट आया समझ? पक्का? लेकिन कंडीशन कैसे होनी चाहिए? कंडीशन कैसी होनी चाहिए?
लीगल और पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, इट मस्ट बी ऑब्टेन टू एसेंट द ऑफरी। इसका मतलब ये किया जाना चाहिए। और ऑफरी, ऑफरी कौन? जो बेच रहा है वो या जो खरीद रहा है वो? मैंने ऐसे ही आपसे डिस्कस किया, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ इस आईपैड को बेच दूं 500 रुपए में। तुम तुरंत खरीदने के लिए तैयार रहते हो। मैंने कहा सोच रहा हूँ इस आईपैड को बेच दूं 500 रुपए में। मैंने आपसे डिस्कस किया, कल सारे बच्चे 500 रुपए लेके आ गए। अभी दे देंगे, ये देखो पैसे की धौस इतनी ज्यादा है आजकल बच्चों में। 500 रुपए तो सब तैयार हैं, आधे तो फोन भी कर देंगे। चलो अभी मंगाएं क्या? अभी अगर है नहीं जेब में तो अभी मंगाऊं क्या? पेटीएम करूं क्या? बताओ। मैंने आपसे डिस्कस किया था या मैंने बोला था मैं बेच रहा हूं? डिस्कस किया था। क्या मेरी कहीं से भी इंटेंशन ऐसी थी कि आप मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करें? नो। ये जो ऑफर था इसमें कहीं से भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपकी एसेंट लूं। मैं तो बस जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ऐसा कर लूं। तो क्या ऐसा कर रहा हूं मैं? आंसर इज नो। इसका मतलब उस ऑफर को वैलिड माना जाएगा जिस ऑफर की इंटेंशन कैसी होगी कि वो ऑब्टेन कर ले किसकी एसेंट? ऑफर ही की, जिसको वो कम्युनिकेट किया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कि कौन से वाले से? कंडीशनल या कम्युनिकेटेड? मतलब मैंने बता तो दिया था आपको, लेकिन ये नहीं बताया मैं आपको बेचना चाहता हूं, आपको पता था। कम्युनिकेटेड का मतलब मैंने आपको बताया नहीं, कम्युनिकेटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे दोनों में डिफरेंस देखो। कम्युनिकेटेड वाला पॉइंट ये एग्जाम में केस स्टडी में बहुत बार आया है, कम्युनिकेटेड वाला पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया था फाइनली कि मैं 3,000 रुपए में अपना फोन बेचूंगा, पक्का कर दिया ये मैंने, और आप लोग खरीद सकते हैं, मैंने आपको ये ऑफर दिया है। ठीक है। ये बात किसी ने अंकिता को बता दी, तो वो गांव में सारा काम वाम छोड़ के सीधा यहाँ पर। तो पढ़ाई लिखाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तुम फोन दो। मैंने कहा पढ़ोगे क्या? कह रहे हाँ इसी फोन से गांव में पढ़ेंगे। अब पॉइंट ये आया कि क्या मैं उन्हें इस ऑफर को मतलब बाउंड हूं एक्सेप्ट करने के लिए? मैंने क्लियर कट ऑफर दिया था, लेकिन किसको? आप लोगों को। क्या ये ऑफर उनको कम्युनिकेटेड था? आपने बताने का मतलब मैंने तो नहीं दिया उनको, हो सकता है ऑफर लिमिटेड था, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिया है। कम्युनिकेटेड का मतलब समझ, जो भी पर्सन इसे एक्सेप्ट कर रहा है क्या होना चाहिए उस तक? कम्युनिकेटेड होना चाहिए। और बताएगा कौन? ऑफरर बताएगा, वो किसी भी मोड से बता सकता है। आगे बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट कौन सा था हमारा? इट मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट द एसेंट ऑफ किसकी? ऑफर की। तो यहां पर हम कौन सा एग्जांपल लिखेंगे? जनरल डिस्कशन इज नॉट ऑफर। जनरल डिस्कशन इज नॉट ऑफर। अगर मैं आपसे जस्ट कोई डिस्कशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं। क्या ये बात समझे? जैसे मैंने कहा मैं सोच रहा था कि जहां मैं रहता हूं उस घर को चेंज कर दूं अब। तो मैंने ऐसे डिस्कस कर रहा था बैठ के, सारे बच्चे आज वाली क्लास में ही थे, मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा सोच रहा हूं कि अपना जो घर है इसको बेच दूं। ऐसे ही आप लोगों ने वैसे जनरल डिस्कस की कितने में बेचोगे? मैंने कहा सोच रहा हूं कि 50 लाख में बेच दूंगा। ठीक है। और मान लीजिए उसकी वैल्यू है 50 लाख, या 50 लाख से ज्यादा का सामान लगाओ, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन, आपने मार्केट वैल्यू पता करा ली कि 50 लाख है या उससे ज्यादा ही है। मैं कितने में बेचना चाहता हूँ? 50 लाख में। मैं आपसे डिस्कस करूं कि मैं सोच रहा हूं अपना घर बेच दूं। तो हुआ क्या, अगले दिन जो रौनक है अपने घर के सारे बर्तन निकाल के सर पे रख के ले आया, कह रहा सर खाली करो तो मैं रखूं, जल्दी से घर खाली करो तो मैं इस घर में अपना सामान रखूं। देखो सारे बर्तन ऊपर रख के लाया हूं मैं सर पे। और ऐसे में टाइम मत लगाना। तो बताओ कौन से रीजन की वजह से हम बोलेंगे ऑफर वैलिड नहीं? कम्युनिकेटेड का या नॉट ऑब्टेन दी एसेंट? नॉट ऑप्ट, क्योंकि क्या ये बात आपको पता थी? यस, मैंने ही बताई थी आपको। यस, तो इसका मतलब बस ये क्या नहीं था? ऑफर नहीं था, ये जनरल डिस्कशन था। क्या ये बात समझ? यही काम अगर अंकिता करे तो रीजन क्या बताएंगे? दोनों चीजें, ना तो कम्युनिकेटेड थी और ना ही मैंने बस डिस्कस किया था, ऑफर ही नहीं था। पॉइंट आया समझ में? पक्का तो दोनों पॉइंट में डिफरेंस है।
पहला पॉइंट क्या था कि जिसको आप सामान बेच रहे हैं उसे पता तो हो आपका ऑफर क्या है, और आपने बताया था। पता नहीं है तो इसका मतलब मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और दूसरा, आपने ऑफर किया ही नहीं, आपने सिर्फ क्या किया, जनरल डिस्कशन किया, फाइनल ऑफर तो वो था ही नहीं। तो दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ आया? पक्का? ठीक। हाँ जी, एसेंट का मतलब एक्सेप्टेंस, लिख लो, ASSENT, एसेंट। देखिए, एसेंट का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट क्या था, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग्यू। क्या ये पॉइंट जैसे ही आप पढ़ोगे और आपके एग्जाम में दिमाग में, माइंड में आ जाएगा? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जो चीज बेच रहे हो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी क्लियर होना चाहिए, कितने में बेच रहे हो ये भी क्लियर होना चाहिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद थर्ड, कम्युनिकेटेड का मतलब जिसे बेच रहे हो उसे आपने बताया था, तभी वो एक्सेप्टेंस दे सकता है उसकी। फोर्थ पॉइंट, इसका मतलब जो ऑफरर है वो कंडीशन लगा सकता है या ऑफरी? ऑफरर कंडीशन लगा सकता है, कुछ भी, बस वो लीगल होनी चाहिए और पॉसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, साइलेंट। और ये ऐसा इंप्लाइड है कि अगर आपका फोन बजा तो वो नहीं मिलेगा, 3,000 मिल जाएंगे बस, पहले से क्लियर रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट समझ में आया? पहले कंडीशनल समझ में आया, कौन लगाया कंडीशन, ऑफरर या ऑफरी? ऑफरर लगाएगा। उसके बाद इट मस्ट बी टू ऑब्टेन दी एसेंट ऑफ ऑफरी, जहां पर जैसे ही वर्ड आ जाएगा आप कीवर्ड लिखेंगे जनरल डिस्कशन, वहीं से आपको याद आ जाएगा। जैसे ही वर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, जनरल डिस्कशन इज नॉट ऑफर। जस्ट किसी से आपने डिस्कस कर लिया, क्या है वो ऑफर है, आंसर इज नो। क्या ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक और जनरल का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा मैं जो अपना फोन बेचना चाहता था ना, वो अपने किसी स्टूडेंट को बेचूंगा, ताकि कभी भी उसे मार के मैं फोन ले सकूं अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, या मार पिटाई करके नहीं तो बड़े प्यार से, कि मुझे कुछ जरूरत पड़ सकती है किसी डॉक्यूमेंट की जो फोन में रह जाए, कोई भी XYZ रीजन। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। तो मैंने कहा फोन तो बेचूंगा, लेकिन सिर्फ मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन में नाम होना चाहिए किसी भी क्लास में, यहाँ पर उसी को बेचूंगा। तो ये जनरल ऑफर हुआ है, स्पेसिफिक? स्पेसिफिक। तो कोई भी ऑफर या तो आपने किसी इंडिविजुअल पर्सन को किया हो या ग्रुप ऑफ पर्सन को किया हो, तो वही उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑफर। और जो ऑफर हम किसको करते हैं, पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज को करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वैकेंसी डाल दी यहाँ पे, सफाई वाले की रिक्वायरमेंट है, तो ये कैसा ऑफर हुआ, ये जनरल ऑफर हुआ, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है इसको। पॉइंट आया समझ में? पक्का? इसमें कोई एग्जांपल की जरूरत है आपको, या समझ आ गया? समझ आ गया। ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर, एंड ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज, एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। यही इसकी मीनिंग। समझ में आया? नेक्स्ट, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे रिक्शे वाले का अपना रिक्शा लेके खड़ा होना, वो क्या था, इम्प्लाइड ऑफर। मेरा उसमें बैठ जाना, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अभी हम किसके एसेंशियल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ऑफर के। तो मैं रिक्शे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं या अपने रिक्शे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से? ATM मशीन को वहां पर रखना, ये क्या है, इम्प्लाइड ऑफर। DTC बस का आके रुक जाना, इम्प्लाइड ऑफर। आई बात समझ में? सफाई वाला जो गाड़ी साफ करने आया था, वो सफाई करने आया था, तो वो साफ करना उसने शुरू कर दिया, ये क्या था, इम्प्लाइड ऑफर। क्या ये बात समझ में? पॉलिश वाले ने पॉलिश करना शुरू कर दिया, इम्प्लाइड ऑफर। पॉइंट आया सर? जो नींबू मिर्च वाला था वो डाल के जा रहा है डेली, वो क्या था, इम्प्लाइड ऑफर। मैं उसे मना नहीं कर रहा हूं, ये क्या है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइड ऑफर। तो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब आपने बोल के बताया, लिख के बताया, कि फोन पे बताया, कैसे ही बताया, लेकिन आपने बोला था कुछ ना कुछ, तो वो एक्सप्रेस था, वो क्लियर था। क्या ये भी बात समझ आ गई? पक्का? नेक्स्ट, 8th पॉइंट है, पढ़िए। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। एक वर्ड आया यहाँ पर, इनविटेशन। बस ये आखिरी 2 पॉइंट्स हैं आज के। इनविटेशन टू एन ऑफर, इसका मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो गुड्स हैं उसे मैं तब बेचूंगा जब मेरे पास कोई ऑफर करने आएगा, कि मैं आपका सामान खरीदने चाहता हूं, तो ये भी तो एक ऑफर ही हुआ।
कि भाई मैं आपका सामान खरीदना चाहता हूँ और इतने पैसे में खरीदूंगा, तो ये भी तो एक ऑफर ही हुआ। और फिर मैं बोल दूंगा ठीक है मैं बेचने के लिए तैयार हूं, तो ये क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। तो ऐसा जरूरी है क्या कि ऑफरर ही ऑफर देगा? ऐसा तो जरूरी नहीं। पॉइंट आया समझ में? अब ऐसा कहाँ देखा होगा आपने? जैसे मान लीजिए हमने कहा, ऐसा आपने मॉल में देखा होगा। जैसे मान लीजिए केशव कह रहा है कि मुझे घूमने जाना है। क्यों? क्योंकि जब से मैंने 12th की है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने क्या कर लिया है। तो मुझे उसके लिए एक ड्रेस चाहिए, सुंदर सी ड्रेस। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मॉल में। उस मॉल में एक सुंदर सी, नहीं ड्रेस नहीं, जीन्स है मतलब। अब वो जीन्स जो है वो एक पुतले पे लगाई हुई है, जो क्या बोलते हैं उसको, डमी। उनके ऊपर लगाई हुई है और बड़ी अच्छी लग रही है इसको, मतलब इससे इतनी अच्छी लगी कि मतलब आंखें हट ही नहीं रही। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही ये अंदर गया इसे खरीदने के लिए, उसने मना कर दिया, नहीं आपको नहीं बेचेंगे। तो क्या मॉल वाले ऐसा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं या नहीं, इसी चीज का प्रोविजन है। यानी कि इसके अंदर डाउट है। आप पहले पॉइंट समझे कि ये लिखा क्यों है उन्होंने? क्योंकि इसके अंदर डाउट हो सकता है। कुछ बच्चे कह रहे कर सकते हैं मना, कुछ कह रहे नहीं कर सकते मना। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैंने मॉल वाले से पूछा कि भाई साहब क्यों मना कर रहे हो? वो कह रहे भाई साहब एक ही पीस है, वो बाहर लगाओ, गंदा उसे हम बेचते नहीं। तो क्या सही लॉजिक है? आप बोलोगे कर सकते हैं। फिर दूसरा लॉजिक उसने कहा, और एक अंदर की बात है, दुख है, मैं आपको बताना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम भी दुखी हैं, आप शेयर करो। तो उसने कहा देखो, जब से 12th क्लास के पेपर शुरू हुए तब से आज इसका 7वां चक्कर है। पॉइंट आया समझ में? और जितनी भी बार आता है कम से कम 2 घंटे तक ट्राई करता रहता है। अंदर जाएगा, फोन लेके ट्राई करेगा, फोटो खींचेगा बाहर। अंदर का जो दुख है भाई साहब हम आपको बता ही नहीं सकते, और कंपनी की पॉलिसी की आप किसी को मना नहीं कर सकते कि कोई ट्रायल रूम में जा रहा है, कितनी देर के लिए है या कितनी चीजें ट्राई कर रहा है, ये तो हम इसके लिए बैठे ही हैं। तो अगर अंदर जीन्स है भी ना, तो मैं इसको नहीं दूंगा चाहे मैं मर जाऊं। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या एंड में पावर उसी के पास है, चाहे रीजन कुछ भी हो? यस। इसका मतलब उसने ऑफर अभी तक किया ही नहीं है। वो आपसे कह रहा है कि मेरे मॉल में आइए, मेरा प्रोडक्ट उठाइए और मुझे बताइए आप खरीदना चाहते हैं। आप लाइन में लग रहे हैं, मतलब आप ऑफर कर रहे हैं। मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये मेरी मर्जी है। तो ये क्या हुआ? इनविटेशन टू एन ऑफर। तो अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो ध्यान रखना कहीं वो इनविटेशन टू एन ऑफर तो नहीं है, क्योंकि इनविटेशन टू एन ऑफर के बाद ऑफर आएगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, ऑफर आएगा। जैसे मैं मॉल में गया, तो इसका मतलब मॉल वाले का वो सारी चीजें डिस्प्ले पे रखना क्या है? वो इनविटेशन टू एन ऑफर। मैं एक कस्टमर हूं, तो मैं उससे बोलूंगा जीन्स उठा के, भाई साहब मुझे जीन्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑफर। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस करेगा। एग्रीमेंट में क्या था? ऑफर आएगा सीधा, एक्सेप्टेंस आएगा, क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। यही तो होता है। इनविटेशन टू एन ऑफर के बाद क्या आता है? ऑफर। उसके बाद क्या आती है? एक्सेप्टेंस। तो जब भी आप ऑफर कर रहे हैं ध्यान रखना वो इनविटेशन टू एन ऑफर ना हो, इसीलिए उन्होंने लगाया डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। पढ़िए, इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। क्योंकि एक बार आपने ऑफर कर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अगर आपने इनविटेशन टू एन ऑफर किया है और सामने वाला मांग रहा है आपसे सामान, तो आप मना कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट समझ में आया ये वाला? पक्का? इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर अलग है। तो मुझे एक और एग्जांपल दो, और कहां पे होता है ऐसा? हाँ जी, एक और एग्जांपल बता दो। जैसे मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, अब कार लॉन्च हुई, उन्होंने बता दिया अवेलेबल है, ऐसा बोला था उन्होंने, लेकिन अवेलेबल नहीं है, स्टोर में स्टॉक आउट है। तो क्या वो आपको मना कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप किसी शोरूम में गए, आपने कहा ये फोन बहुत पसंद आया, बहुत देर से आप उसमें देख रहे थे, कैमरा वैमरा भी सही था, आप भी ठीक आ रहे थे उसमें, आपने कहा यही फोन खरीदना है, वो कह रहा स्टॉक में ही नहीं। तो क्या मना हो सकती है? आंसर इज यस। पॉइंट आया सर? तो इनविटेशन टू एन ऑफर का मतलब जब कोई अपने गुड्स डिस्प्ले पे रखे, तो आप जाएंगे वहां पर, उन गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो बताएंगे कि आपको बेचेंगे या नहीं। इसका मतलब राइट उनके पास है। भाई आपने कहा कि आपने डिस्प्ले पे लगाया, अगर आप इसको ऑफर समझ रहे तो ध्यान से सुनना। आपने मॉल में डिस्प्ले पे लगाया उस गुड्स को, आप समझ रहे थे कि वो ऑफर है, तो आपने उठाया, उसी प्राइस में जो जीन्स के ऊपर लगा हुआ है उसी प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है। इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और एग्रीमेंट बन जाना चाहिए। तो वो फिर बना कर पाएगा क्या? आंसर इज नो। तो उसने क्या कहा, मेरा जो ये डिस्प्ले पे लगाना है ये जस्ट क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। फाइनल डिसीजन किसका होगा? ये आई बात समझ? तो कस्टमर क्या करते हैं वहां जाके? ऑफर या एक्सेप्टेंस? ऑफर करते हैं। ये है इनविटेशन टू एन।
आपने जीन्स उठाई, ट्राई किया, आपको पसंद है, प्राइस देखा आपने, जो भी डिस्काउंट वगैरह था वो कल कैलकुलेट करके आपने कहा कि हाँ ठीक है मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं, तो आप गए। तो अगर उन्होंने किसी भी XYZ रीजन की वजह से मना कर दिया, और ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा होता है, यस, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, साइज अवेलेबल नहीं है, कलर अवेलेबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, तो क्या कभी तुमने केस किया कि तुमने दुकान खोल रखी है, इसमें कहां लिख रखा है कि तुम्हारे पास कलर अवेलेबल नहीं है? बात समझ में आई? तो इसका मतलब वो सिर्फ क्या कर रहा है, इनविटेशन टू एन ऑफर कर रहा है, वो इनवाइट कर रहा है लोगों को कि आओ ऑफर करो। क्या ये बात समझ में आई? फाइनल फाइनल पे जो पावर है वो किसके पास रहेगी, उसी ऑफरर के पास, उसे एक्सेप्ट करे यानी। तो ये एक ऐसा केस होगा जिसमें ऑफरर ऑफर ना करके कौन ऑफर कर रहा होगा, ऑफर, कस्टमर ऑफर कर रहा होगा। पॉइंट आया समझ में? ठीक। लास्ट 9th पॉइंट, एक तो वर्ड लिखा हुआ है इट शुड नॉट बी नेगेटिव, ये याद नहीं करना है, नीचे वाला करना है पूरा। पढ़ो। गया पूरा ऊपर से? मतलब कुछ तो समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत बताओ मुझे क्या पढ़ के समझ में आया। तो पहली लाइन से कुछ समझ में आया हो? ऑफर मस्ट नॉट कंटेन का मतलब ऑफर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। एनी टर्म यानी कोई टर्म या कंडीशन, क्या? द नॉन कंप्लायंस का मतलब, कंप्लायंस वर्ड का मतलब, लिख लो लिख लो लिख लो। तो वो समझदार बच्चे पहले लिखने बैठ गए। कंप्लायंस वर्ड का मतलब होता है फॉलो, और नॉन कंप्लायंस का मतलब नॉट। तो अब कंप्लायंस वर्ड का मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, तो अब आप पढ़ के मुझे बताइए कि क्या मतलब है इसका, या ट्राई करिए। जो बच्चा इस वर्ड का मतलब बताएगा उसे 20 रुपए की चॉकलेट मिलेगी। मिलेगी मिलेगी पक्का। मतलब इसकी मीनिंग बतानी है आपको, 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क मिलेगी, कि मेरे पास रखी हुई किसी बच्चे ने दी थी, दे दूंगा। बताओ, पढ़ के बताओ। अरे नालायक, पढ़ के तो बताओ, खाने के लिए बताओगे क्या? मीनिंग बताओ इसका पढ़ के। एक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं। और कोई? आप पूरी वर्ड पूरी लाइंस पढ़िए और उसको हिंदी करते हुए जाइए, तब आप सही मतलब बता देंगे। ज्यादा से ज्यादा गलत ही बता दोगे, अगर कभी आपने कोशिश की अंदर से बताने का। यही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं तो बता सकते हो। इस अमाउंट का मतलब वो अमाउंट नहीं, इसे इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म, इसका मतलब ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जिसे हम फॉलो ना करें और वो एक्सेप्टेंस बन जाए। जैसे कि मैंने अपना घर वाला एग्जांपल बताया था आपको, कितने में बेच रहा था मैं। मैंने आप सभी को ऑप्शन दिया कि मैंने कहा कल तक बताना है आपको। अगर कल तक मैंने ये ऑफर मान लीजिए किया हर्ष को, मैंने कहा कल तक अगर आपने नहीं बताया, मतलब जवाब ना का नहीं आया, तो मैं क्या मान लूंगा कि आप इस ऑफर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट। क्या मैं कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता हूं? नहीं। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आप नहीं लगा सकते जो किसी को फोर्स करे उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। आप इंप्लाइड ऑफर में बोल सकते हो कि जब तक आप मना नहीं करेंगे वो एक्सेप्टेंस मान लेंगे, लेकिन जो ऑफर एक्सप्रेस्ड है, तो जब वो हाँ करेगा तभी हम उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने 2 दिन के अंदर बताओ, वरना कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब मैं क्या मान लूंगा, एक्सेप्टेंस। आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि कंपलसरी है कि रिप्लाई करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या ये बात समझ में आए? पक्का। ऑफर के अंदर ऐसी कोई भी, अब एक एक वर्ड समझिए। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस, मतलब जो पूरा ना हो। जैसे मैंने क्या बोला, आपको 2 दिन में रिप्लाई करना है,
तो ये मैंने टर्म लगा दी। अगर ये नहीं हो पाया तो क्या मान लूंगा इसको? एक्सेप्टेंस, अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा पहले ये वर्ड समझिए। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म का मतलब समझ में आया? ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसे पूरा ना करने पे एक्सेप्टेंस हो जाए। आप ये तो बोल सकते हो कि टर्म में अगर ये चीज पूरी नहीं हुई तो हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई, वो तो सही है। अगर मैं कोई कंडीशन लगा रहा हूं और वो पूरी ना हो तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई ऐसी कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर वो पूरी ना हो तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। क्या ये बात सही है गलत है? गलत। आप टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कराने के लिए बोलते हैं कि फॉलो करोगे तो एक चीज मिल जाएगी आपको, फॉलो नहीं करोगे तो मैं जबरदस्ती मान लूंगा। क्या ऐसा जरूरी है? आंसर इज, क्या ये बात समझ में आए? इसी का दूसरा वर्ड क्या है? ऑफर शुड नॉट बी। बताओ कौन सा सही रहेगा याद करने के लिए? फर्स्ट वाला। इसीलिए मार्क्स कम आते हैं लॉ में। क्या ये बात समझ? हमारा माइंड पहले ही हमें रोक देता है। हालांकि अगर मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखता तो फिर तो यही याद करना पड़ता। तो आपको यही याद करना है, ठीक है? आज ही सुनूंगा मैं, अभी फटाफट से याद करो। पढ़ो। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। जल्दी से पढ़ लीजिए। ट्राई करना है आपको, हो सकता है एक दो वर्ड आगे पीछे हो जाए। आधा आधा तुम सुना दे रहे हैं पहली लाइन में। हो गया? देखो मैं पूछूंगा नहीं तो 15 मिनट तक चले गए, ये मुझे पता है। तो 1 मिनट और फिर पूछूंगा मैं। इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं, वो मैं सब बताऊंगा, पहले इस पॉइंट को सुनाओ। ये नोट्स आपको प्रिंट फॉर्म में बुक में भी मिलेंगे, लिखने भी हैं अलग से, सब चीज होगी। अभी अभी का मुद्दा ये है। हाँ, मतलब वहां से मुद्दा चल रहा है कि चाइना या पाकिस्तान बम गिराने वाला है, तुम कह रहे हो राहुल गांधी को ईडी को बुलाना चाहिए था या नहीं। मतलब मुद्दा तो समझो, तो मुद्दा क्या चल रहा है अभी, बताओ। आकाश को याद हो गया तो सुनाओ तुम। हो गया? हटा दो? अब तो हो गया है, मैं एक बार बता दूंगा फिर आप बताएंगे। अंदरूनी चोट तो नहीं लगी सर में? चलो अब मैंने हटा दिया। पहले मैं बता रहा हूं फिर आपको बताना है। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। आराम से। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म, कोई ऐसी टर्म नहीं, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। सही है? बताओ। Offer must not contain any term, the non-compliance ऑफ विच of which amounts to टू एक्सेप्टेंस। ठीक। आप अटक भी जाएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन माइंड में फिक्स रखे, जो रट के बैठा है ना बस आ जाए किसी तरह, वो बता ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है? offer must not contain any term, the non-compliance of which amounts to वेरी गुड। Offer must not contain in एनी टर्म term the non-compliance which अमाउंट्स टू, amounts to excess. वेरी गुड। offer must be not contain any term, द नॉन the non-compliance ऑफ विच अमाउंट्स टू, वेरी गुड। नॉट बी नेगेटिव। हाँ सही। शुड नॉट बी offer must not be contained एनी टर्म any term and non-compliance ऑफ विच of which अमाउंट्स टू amounts to एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट offer must not contain any term, the non-compliance of which amounts to excess. Offer must not contain any term the non-compliance of which amounts to excess. वेरी गुड। Offer must not contain any terms
the non-compliance of which अमाउंट्स टू, आप समझ के बता रहे हैं तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। वही बताना है, मैं भूल गया क्या बताया, सुनाई नहीं दिया था मैंने। इसे कहते हैं बनाना, इंग्लिश बनाना नहीं, आपको बताना है। offer must not contain any terms of which द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, amounts to excess. बस Offer must not contain any terms and non-compliance of which amounts to excess. वेरी गुड। Offer which not contain any term, the non-compliance of which amounts to excess. एक बार और बता, मतलब मुझे ऐसा लगा तुमने बस बोल दिया। Offer must not contain any term, हाँ। the non-compliance of which amounts to excess. Offer must not contain any terms, हाँ, the non-compliance ऑफ of विच, which amount to excess. वेरी गुड। इसमें कोई परेशानी? अब आप यही बोल सकते हो सर सबसे जो मुश्किल पॉइंट था ना इसमें, बस वही सुना आपने, ऊपर से तो कुछ सुना ही नहीं। अब मैंने कहा मैं बिना एक बार पढ़े मैं आपसे 2-3 पॉइंट्स पूछना चाहता हूँ कि एक ऑफर में क्या क्या होना चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ वो छोड़ो, आप मुझे नॉर्मली भी बता सकते हैं। एक तो ऑफर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और वेग्यू नहीं होना चाहिए। ये सही बात है। दूसरा कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड का मतलब जिसे बता रहे हो उसे पता होना चाहिए। तीसरा इट शुड बी एसेंट लेने के लिए, इट शुड बी मेड टू ऑब्टेन दी एसेंट ऑफ ऑफरिंग। कीवर्ड याद रखना है, टू ऑब्टेन दी एसेंट, वो वाला पॉइंट है। स्पेसिफिक और जनरल हो सकता है। मस्ट है या मे है? मस्ट है या मे है? मे। ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। It should be different from invitation. वेरी गुड। इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर, ये पॉइंट था इसमें। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जब और वर्ड आ गया इसका मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो मे होगा या मस्ट होगा? मे। ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। Maybe कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल। अब देखो ये पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि आप एक याद रह जाए या दो याद रह जाए। अब याद करने की क्या टेक्निक होती है, जरा ध्यान से देखिए। आप कैटेगराइज कर लीजिए कौन से ऐसे पॉइंट है जो मस्ट और शुड वाले हैं, मतलब करने ही करने पड़ेंगे, और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो मे वाले हैं। तो आप मुझे देख के बताएंगे। एक पॉइंट रह गया है बस अलग, इट मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब यानी कि कौन से वाले नहीं होने चाहिए? डोमेस्टिक और सोशल नहीं होने चाहिए। यानी कि इंटेंशन क्या होनी चाहिए? लीगल रिलेशनशिप, मतलब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में आप आना चाहिए। अगर मैं किसी को डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ, खाने पे इनवाइट कर रहा हूँ या कहीं बाहर जाए, तो क्या ये लीगल एग्रीमेंट है, कॉमर्शियल है? नो। ऑफर में सारी चीजें सही होने के बाद भी केस नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल एंगल नहीं। पॉइंट आया समझ में? ठीक। अब मस्ट वाले कितने पॉइंट है जरा काउंट करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, और टोटल पॉइंट कितने हैं? 9। तो इसका मतलब क्या है कि 6 पॉइंट तो आपको कौन से वाले मिलेंगे? कभी भी किसी पॉइंट को आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा टॉपिक हो गया, तो मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, आप ये हर केस में अप्लाई करेंगे। आपने पहले उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप ऐसा बोलेंगे कि मस्ट वाले कुछ पॉइंट तो बहुत आसान है, वो तो मुझे याद रहेंगे ही। तो ऑलरेडी आपने पहले तो मे वाले पढ़ लेते हैं। मे वाले कौन कौन से थे? इट मे बी। तो एक तो कंडीशनल वाला पॉइंट था, उसके बाद एक स्पेसिफिक और जनरल वाला पॉइंट था, और एक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो स्पेसिफिक और जनरल वाला ये पॉइंट था, और उसके बाद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो मे वाला पॉइंट खत्म हो गया। कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं कैसे सारे याद होंगे, तो पहले पार्ट्स में तो तोड़ो उसको। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो मे वाले सारे खत्म। अब आते हैं मस्ट वाले, लेकिन कौन से? इजी वाले जो याद रहेंगे कभी भी। बताओ पहला। एक तो लीगल रिलेशनशिप वाला पॉइंट है, उसके बाद एक तो सर्टेन, सबसे आसान पॉइंट कौन सा? सर्टेन, क्लियर और डेफिनेट। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, और नॉट वेग्यू। तो सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट एंड नॉट वेग्यू। उसके बाद कम्युनिकेटेड, पता भी तो होना चाहिए। क्या ये भी आसान है? आंसर इज यस। उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं अब इसे लिख ही नहीं रहा, हो सकता है मैं भूल जाऊं। आसान आसान वाले लिख रहा हूं। बताओ। must not contain negative. ये सबसे ही मुश्किल है, और ये इसलिए याद रहेगा कि इसमें ये पॉइंट था, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। तो बड़ा वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, हमें इसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं टोटल? इधर इधर 6, जिसमें से कौन से पॉइंट हम बता देंगे? 4। अब कौन से पॉइंट रह गए हैं? सिर्फ 2। बताओ कौन कौन से?
Agent of बस एक तो डिफरेंट फ्रॉम, इनविटेशन टू ऑफर, और इट मस्ट बी मेड टू टेक दी ऑब्टेन दी एसेंट। तो जब आप पूछेंगे कि क्या ऑफर के हमें सारे पॉइंट याद रहेंगे, तो आप बोलेंगे कि पहली चीज तो मे वाले तो हमें याद रहेंगे, फिर उसके बाद कौन से वाले, मस्ट वाले में 4 पॉइंट तो आसान है। तो जो हमें दिक्कत होगी वो ऑफर में दिक्कत नहीं होगी, वो सिर्फ 2 पॉइंट्स में परेशानी हो सकती है जो हम बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कभी भी बड़े टॉपिक को देखे ये नहीं होना चाहिए कि 7 पॉइंट है तो 5 याद कर लेते हैं, जैसे 12th में नहीं होता कि बेनिफिट्स हैं सारे लिखने की थोड़ी जरूरी है, कोई भी 4 लिख दो, कोई भी 3 लिख दो, काफी सारे point पर्सनली ना लें। ऐसा ही क्या होता है लॉ के अंदर, इसलिए मैं सारे लिखवाता हूं कि हर एक पॉइंट से अलग केस स्टडी बनती थी। ऐसे ही एग्जाम में क्या होगा, अलग केस स्टडी आएगी सिर्फ एक ही पॉइंट से, हो सकता है सारे पॉइंट्स लिखने के लिए आ जाए, या फिर किसी सिर्फ इससे केस स्टडी बनी थी। तो आपने क्या किया, सारे याद रह गए, ये याद ही नहीं हुआ था और इसी से केस स्टडी आ गई 4 नंबर की, तो गया क्वेश्चन। पॉइंट आया समझ में? तो हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। कितने पॉइंट्स हैं? मे में कौन सा पॉइंट था? कंडीशनल और स्पेसिफिक और जनरल और स्पेशल और इम्प्लाई। दोबारा बताओ। पहला कंडीशनल, स्पेसिफिक और जनरल, एक्सप्रेस और इम्प्लाई। खत्म हो गया। फिर मस्ट वाले में आसान पॉइंट, लीगल रिलेशनशिप सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, वेग्यू नहीं होना चाहिए, और कम्युनिकेटेड होना चाहिए, और बड़ा वाला पॉइंट from invitation. डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर और ऑब्टेन दी एसेंट। बात खत्म हो गई। क्या ये बात समझ में? क्या ये कल तक याद रह जाएंगे? कल पूछ लूं मैं सारे पॉइंट्स ऐसे ही पक्का? तो हमने जब, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी। जब हमने क्लास शुरू की तो हमने सबसे पहले कौन सा सेक्शन पढ़ा था? सेक्शन सबसेक्शन एच। क्या बताते थे इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। फिर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2। पहला एग्रीमेंट, जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही बताना है आपको। उसके बाद एनफोर्सेबिलिटी, इसी सीक्वेंस में चले थे आप, उसी सीक्वेंस में। फिर हमने कहा कि एग्रीमेंट में भी इतना आसान नहीं है। कितने पॉइंट्स हैं? 2। क्या क्या होने चाहिए? ऑफर भी होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा? ऑफर के अंदर क्या है? असेंशियल एलिमेंट्स। कितने? 9 असेंशियल एलिमेंट्स है, जिसमें हमने ऊपर कैटेगराइज कर लिया। इस तरीके से हमने क्लास में आज पढ़ाई शुरू की, इसी सीक्वेंस में। तो आपको सेक्शन याद है कॉन्ट्रैक्ट का, तो सेक्शन याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं। क्या ऑफर का याद है आपको? सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। तो सेक्शन भी याद रखना पॉसिबल है, लैंग्वेज भी याद रखना पॉसिबल है लॉ की, प्रोवाइडेड आपको कंसेप्ट आता हो। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने ये जो भी पॉइंट्स बताए हैं, क्या लिखना है आपको, वो पीडीएफ मिलेगी जो आपको एज इट इज लिखनी है। उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको एज इट इज लिखने। इनके एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, एग्जांपल्स भी होते हैं। अभी हम क्या सब सीख रहे हैं? कंसेप्ट। हेडिंग्स आपको याद हो गई अच्छे से? कल मैं पूछ लूं आके? पक्का? चलो ठीक, धन्यवाद। जाइए आज छुट्टी। लॉ की नोटबुक सुंदर सी बनाएंगे और फेयर तरीके से, एग्जाम्पल सारी चीजें। एक ही पेन से सब कुछ मत भर देना। वो नोट्स देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे चाहिए मुझे। समझ में आया? और बहुत ही ज्यादा भी मत यूज कर लेना, 4-5 तरह। वो है problem. बता रहे